हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन जुलाई 2024, जिसमें गाइस हमने कई टॉपिक्स इकोनॉमी के कर लिए थे। रेस्ट टॉपिक्स हम कवर करते हैं आज। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आपके ऑलरेडी गाइस जुलाई 2024 के हमने पॉलिटी गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी के कुछ सेक्शंस कवर किए हैं एमसीक्यूज के साथ। तो प्लीज़ चैनल को देखिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन आई एम सेइंग। ओके, सो गाइस लेट्स कम टू द टॉपिक टुडे। जो हमारा चैप्टर 5 है वो है इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरत है इंडिया के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे देखने की, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ये न्यूज़ में क्यों रहा इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जो आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, इसने एक वर्किंग पेपर जिसका टाइटल रिलीज करा है। इसका नाम है एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैचअप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। आईएमएफ ने रिलीज करा, ठीक है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आप पूछ रहे हो? और आप कम से कम ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो, सो दैट मुझे भी मोटिवेट फील हो यार कि आप सच में देख रहे हो, सच में चैनल को सुन रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, वो बताना है। आईएमएफ ने ये रिलीज करा वर्किंग पेपर और इस पे बताया कि भाई कैसे इंडिया का एडवांस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और कैसे इंडिया टेक्नोलॉजी फ्रंटियर पे कैचअप कर सकता है, इस पे बात आई है। एक्चुअली देखा जाए तो ना, पेपर में ये भी बात आई कि जो इंडिया का ग्रोथ है ना, और सजेस्ट करा गया कि इंडिया को ना बहुत ज़रूरत है कि वो अपने ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान रखे, और तभी क्योंकि उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया बेसिकली एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स। हम सभी जानते हैं इंडिया का, चाहे वो 6% रियल जीडीपी वाला मामला हो, तो हमने वो भी अचीव करा है सिंस 2000। लेकिन जो हमारी ग्रोथ है ना, वो सभी सेक्टर में ना इवन नहीं है। आप बात समझ रहे हो? कोई सेक्टर मतलब ऐसी ग्रोथ है हमारी, ऐसे ऐसे कोई सिर्फ बहुत अच्छा हो रखा है, कोई बिल्कुल गिरा हुआ है, कुछ ऐसे है। तो हमारा जो ग्रोथ का लेवल है वो सभी सेक्टर्स पे इवन नहीं है। तो दिस इज नॉट द गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। कह रहा अगर आप कैलेंडर ईयर 2023 उठाओ, 3.1% था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 32.3% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर दे रहा है, ठीक है। टोटल इकॉनमी 55 कंट्रीब्यूट कर रही है। तो लाइक दिस। अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन गाइज होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब इकॉनमी में कोई ट्रांजिशन आए। कैसे ट्रांजिशन आता है? कि आप लो प्रोडक्टिविटी एंड लेबर इंटेंसिव की मदद से क्या करोगे, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की मदद से आपको यहाँ से मुड़कर अब जाना है अपने दूसरे रास्ते, जहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी हो और स्किल इंटेंसिव हो जाए। अभी आपका लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको स्किल इंटेंसिव एक्टिविटीज़ की तरफ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो सारी की सारी? फिर आगे ये बात करता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के, लाइक व्हाट हाउ टू ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला इसमें जो इंडिकेटर्स है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का वो है शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी जो रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, टेक्नोलॉजी, सॉरी नॉट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये जो इकोनॉमी है ना बेसिकली shift outed of lower productivity primary activities into modern higher productivity sectors। कह रहे हम ना एक इंडिकेटर देख रहे हैं आजकल इंडिया की ग्रोथ में कि इंडिया के अंदर ना जो आपका लोअर प्रोडक्टिविटी हो रही है आजकल, एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं आ रही है जितनी कि सर्विस सेक्टर से आ रही है। ठीक है, एक तो पहली बात ये लोगों के मेंटालिटी में, इंडिया की इकॉनमी में काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है, यानी कि सेकंड कहता है कि सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी है। कैसे है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात? कह रहा है इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हायर शेयर हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर शिफ्ट हो रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर की और इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी अगर हम टिपिकली मेजर करें कि एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात, वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात, यानी यहाँ पर ये क्या कह रहा है? कह रहा है देखो, इकोनॉमी के सेक्टर्स को मेजरमेंट कैसे करते हैं? पता है कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमने कहा कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ रही है, तो कैसे कहा? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग वहां पर काम करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वहीं पे ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है।
वहीं पे लोगों का मेंटालिटी क्या हो गई कि भाई एग्रीकल्चर में कुछ नहीं रखा, एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई स्किल सीख लेते हैं, चले जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करेंगे या किसी सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। तो लोगों की मेंटालिटी अब ये वाली हो गई है, तो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। दूसरा इंडिकेटर कि ये वो जो बता रहा है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है, वो है कैपिटल एक्यूमुलेशन। यानी कि जो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब ये भी हम देखते हैं कि जो डिमांड है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिर माइग्रेशन की बात है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन अंडरपिन्ड बाय रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये भी एक बात है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात है कि फ्रॉम हायर रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज में बहुत कॉमन है, उसके बाद कॉमन एंड डेवलप्ड एंड अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मतलब डेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा ट्रांजिट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम ध्यान से अपने इंडिकेटर्स की तरफ देखें, तो सारे ही इंडिकेटर्स में हो रहा है कि भाई अब लोग रूरल एरिया से मुड़ मुड़ के अर्बन एरिया में आने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा हाई रेट है बर्थ्स का, डेथ का। ऐसा अंडर डेवलप्ड एंड रूरल एरियाज में कभी होता था, अभी क्या है, डेवलप्ड एंड अर्बन एरियाज में रेट ऑफ बर्थ जो है वो भी लो है, डेथ भी लो है, क्योंकि मेडिसिन फैसिलिटी सारी आ चुकी है। क्या ना, देखो ये सारे के सारे ना आपको लेके जा रहे हैं कि आप ना, अभी आपके सामने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा सामने, एक बहुत बड़ा फोकस और एम होना चाहिए जिसको आपको अचीव करना है। क्योंकि आपके सारे इंडिकेटर्स अगर आप खोल के देखते हो, चाहे वो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो, चाहे वो माइग्रेशन वाली बात हो, चाहे वो कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात हो, ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ मोड़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मोड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा आज की डेट में इंडिया का स्टेटस क्या है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में। कह रहा देखो, एग्रीकल्चर का शेयर हो, इंडस्ट्री का शेयर हो, सर्विस का शेयर हो, सभी के शेयर बदलते जा रहे हैं। फिर स्ट्रक्चरल चेंज जो है एम्प्लॉयमेंट का, उसके बारे में देखो आप, ये सारा चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की प्रेजेंस जो है वो भी बढ़ती जा रही है जगह जगह पर। इंडिया बहुत ज़्यादा अर्बनाइज होता जा रहा है। 2036 तक अनुमान है कि सारे जो टाउन एंड सिटीज़ के जो घर हैं वो 600 मिलियन हो जाएंगे। मतलब आप समझो 40% जो पॉपुलेशन है वो 2036 तक सिटीज़ और अर्बन एरिया में रहेगी। तो कह रहा कि देखो, डिमांड अलग तरीके की हो रही है, डेमोग्राफी इतनी बदलती जा रही है कि आपको उस हिसाब से प्लान आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि क्या इंडिया ने ऐसा कुछ प्लान करा है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें। तो कह रहा डेफिनेटली हमने ये शुरुआत कर दी थी टैक्स रिफॉर्म से। कह रहा क्या किया हमने, कह रहे हमने जो जीएसटी लगाया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, हमारा कॉरपोरेशन टैक्स है, इसको हम ना एक रैशनलाइज कर रहे हैं। यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस फोस्टर कर रहे हैं, और राई जो भी इनइक्वालिटी हो रही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में हो रही है, तो हमारे ना टैक्स रिफॉर्म भी उसी हिसाब से चलना हमने शुरू कर दिया है। हमने टैक्स को ऐसे रिफॉर्म कर दिया है कि इनइक्वालिटी को एड्रेस कर लें हम, और हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ें। सेकेंड स्टेप ये कह रहा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में कि हम ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कह रहा है इसका मतलब क्या, कह रहा है इसका मतलब ये है कि हम ना अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन की सेक्टर्स, कि जितने भी हमारे की सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो भी करंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसको उसने बोला कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाई वी हैव स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन से लिंक कर दिया हमने इंसेंटिव को। फिर हमने जो आईबीसी का कोड बनाया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो बनाया था, वो क्यों बनाया है, वो हमने इसीलिए बनाया है ताकि ना हम ना जो हमारा क्रेडिट का कल्चर है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, रिसोर्स एलोकेशन को हम ठीक कर पाएँ। फिर लेबर रिफॉर्म्स की बात आई। लेबर रिफॉर्म्स में 4 कोड हैं, जिसका पूरा ध्यान यही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कंट्री का अच्छा होता चला जाए। फिर कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन की बात है, भारत नेट है, इंडिया का स्टेक है, ताकि डूइंग बिजनेस जो उसकी कॉस्ट वगैरह कम हो, फिनेंशियल इंक्लूजन को हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएँ। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स पे वर्क करने की बात चल रही है। आगे कहता है कौन कौन से ऐसे की इश्यूज हैं जो हाईलाइटेड है पेपर में इन इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वेरी फर्स्ट इशू इज सेक्टोरल इम्बैलेंस। तो एग्रीकेट जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम
40% टू कहाँ तक आ गया है, 15% पर आ गया है। यानी हमें पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है, एग्रीगेट आउटपुट जो है वो इकोनॉमी में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि 42% एम्प्लॉयमेंट तो है एग्रीकल्चर में आज भी। तो ध्यान रखना बदला क्या है, ये ज़रूर हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कह रहा है कि क्योंकि अनइवन टेक एडॉप्शन है हमारी इंडस्ट्रीज में, सब जगह पर मैन्युफैक्चरिंग में आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी मिलेगा। कह रहा क्योंकि अनइवन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है, तो उसी वजह से फिर आउटपुट गिवन करने में भी सर्विसेज जो आउट परफॉर्म्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग में, वही खाली टेक कैचअप कर पाई है टेक्नोलॉजी के साथ। फिर राइज हुआ है लो स्किल जॉब्स का। जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयर है विद अबाउट 12% ऑफ वर्कर्स इन 2019, तो वो भी एक काम बना है। लो प्रोडक्टिविटी की बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ है, रिमेन स्लगिश रहा है वो। लेबर है 2019-20 में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर, पेपर ने एस्टिमेट करा है कि एटलीस्ट 143-324 मिलियन जॉब्स हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन 2050 तक बढ़ती जा रही है। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं। तो अब ये कह रहा है कि देखो, माना कि चलो ये हाइलाइटेड इश्यूज तो हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेक्टोरल इम्बैलेंस है, लो प्रोडक्टिविटी है सेक्टर्स में, स्किल्स नहीं है वर्कर्स के पास, अनइवन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है इंडस्ट्री द्वारा, तो ये इश्यूज तो हैं। लेकिन इश्यूज को गिनने के बाद हमें कुछ तो रिकमेंडेशन बनानी होगी, कोई तो पॉलिसी रिकमेंडेशन करना होगा। तो वेरी फर्स्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन इज स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग। यानी हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना होगा, ताकि 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 हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स की तरफ ध्यान जाए। इसीलिए जो इंडिया का लेबर फोर्स है स्टिल हैज़ फ्यूअर ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि एसर की रिपोर्ट आई थी। एसर की रिपोर्ट 2023 में बोलती है कि जो इंडिया का लेबर फोर्स है उसके पास फ्यूअर ईयर्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के। जो उसके पीयर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिल रही है इंडिया के लेबर फोर्स को, वो बहुत बुरे हाल में है। उसका कुछ अच्छा मामला नहीं चल रहा है। बात को समझ रहे हो आप? ध्यान से समझना मेरी इस बात को कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज़्यादा बेसिकली फ्यूअर है, मतलब जिसे कहते हैं ना कम से कम है, इनको बहुत अच्छा मिल ही नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? तो यानी कि ये वाली समस्या इनको देखने को मिल रही है। अब ऐसे में करें क्या? तो उसके बाद यहाँ कहता है कि देखो, इसीलिए हमें ना अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? फिर कहता है लेबर मार्केट के रिफॉर्म्स को एडवांस करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, वर्क ऐसा करें स्टेट्स के साथ ताकि रिस्ट्रिक्टिव एम्प्लॉयमेंट रूल्स हो, प्रोटेक्शन हो लेजिस्लेशन की, ताकि हम फर्दर इन्हांस कर पाएं लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को। फिर उसके बाद कहता है हम फोस्टरिंग करने पे लगे हुए हैं ट्रेड इंटीग्रेशन। यानी हम क्या करें, ट्रेड पॉलिसीज को इन्हांस करें, हम बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, टैरिफ्स हटाएं, नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को हम करें। ठीक है। और हमारा ध्यान ये भी होना चाहिए कि रेड टेपिज्म को हम रिमूव कर पाएं, हम रेगुलेशंस को इतना सिंप्लीफाई कर दें, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हम इतना सिंप्लीफाई कर दें कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आ पाए और नई नई जॉब क्रिएट हो पाए। और हमारा ये हमेशा कॉन्टिन्यूस पुश रहना चाहिए कि हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती चली जाए। यानी कि स्ट्रॉन्गर फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सोशल सेफ्टी नेट को, हमें एक्सेस टू क्रेडिट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर हम इन रिकमेंडेशंस पर चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, हमारी एजुकेशन स्किलिंग वगैरह जो होगी वो स्ट्रेंथन होती चली जाएगी। किनके लिए? जो हमारे कह रहे देखो, ये सारे काम हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए करने हैं ताकि हम सही तरीके से आगे हमारी जो ग्रोथ है सेक्टर्स की जो अनइवन है उसको हमें इवन बनाना है, सभी जगह पर अच्छी ग्रोथ हो। ठीक है। और एक पैरामीटर पे आने वाली ग्रोथ हो जिस पे हमें अचीव करना है वो हर पैरामीटर्स। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट स्पेस इकोनॉमी। दैट्स वेरी वंडरफुल टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, न्यूज़ में स्पेस इकोनॉमी का टॉपिक इसलिए रहा कि बजट आया 2024-25 का। आपको पता ही है, गवर्नमेंट अभी जब न्यूली आई तो उसने बजट निकाला। बजट निकाला तो बजट में अनाउंस कर दिया कि वेंचर जो कैपिटल फंड है 1000 करोड़ का,
वो सेटअप किया जाएगा स्पेस इकोनॉमी को कंट्री में प्रमोट करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो वेंचर कैपिटल फंड है ना, वो फाइनेंस को प्रोवाइड तो करेगा। देखो जितने भी नए-नए स्मॉल, मीडियम साइज़ के जितने भी स्पेस टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए भाई, बिना पैसे के क्या होगा? तो पैसा चाहिए, पूरी प्रोडक्शन की लाइफ साइकिल के लिए पैसा चाहिए होगा। तो कह रहा है कि सबसे पहली बात तो यही अनाउंस हुआ कि भाई इनको फंडिंग दी जाएगी। फिर इट विल सप्लीमेंट इनिशिएटिव्स लाइक, क्या सप्लीमेंट करेगा इनको? इसी में सीड फंड स्कीम मिलेगी जो लॉन्च की गई थी इंडियन स्पेस नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा 2023 में। अब ये कह रहा है कि सरकार ने ऐसा वेंचर कैपिटल फंड की जरूरत क्यों लगी, क्यों सरकार को लगा कि भाई इनको जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं इनको वेंचर कैपिटल फंड देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल होता क्या है? वेंचर कैपिटल वीसी बेसिकली क्या होता है, जनरली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, उनके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, उनको रैपिड ग्रोथ देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल बेसिकली पैसा है। देखो खाली पैसा भी नहीं है, पैसा भी है, टेक्निकल फायदा भी है, टेक्निकल भी ग्रोथ करा जाए, मैनेजरियल अगर कोई इन्वेस्टर तो मैनेजरियल हेल्प करेगा, एक्सपर्टीज देगा स्टार्टअप्स को ताकि उनकी लॉन्ग ग्रोथ के पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यानी वेंचर कैपिटल बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग है जो प्रोवाइड की जाती है बाय इन्वेस्टर्स टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस। वेंचर कैपिटल में अगर कहीं एग्जांपल का मजा आ जाए तो वेंचर कैपिटल में यूएस इकोनॉमी, तो मतलब की जो है ना यूएस की इकोनॉमी वेंचर कैपिटल से ही चल रही है। या ना माइक्रोसॉफ्ट एप्पल बेसिकली ये आपके समझो वेंचर कैपिटल का ही फंड का काम करते हैं वहां पर। अब वेंचर कैपिटल से क्या होगा? इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कैपिटल। पहली बात सरकार को इससे जरूरत पड़ गई कि भैया लो कॉस्ट लगेगा। फिर इंडिया का शेयर ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में 10% हो जाएगा बाय 2030, जो आज की डेट में सिर्फ 2% ही है। फिर स्पेस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव डोमेन है, ये भी एक ज़रूरत है कि हम कैपिटल फंड्स को स्टार्ट करते चले जाएं। अब यहाँ कहता है, नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट आता है कि हमारे देश में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है। तो पहली ज़रूरत है क्योंकि हम चाहते हैं हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होती चली जाए। यानी जो इंडिया का इम्पोर्ट कॉस्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर का, वो 12 टाइम्स हायर देन अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट। हम जो अपने इंडिया का जो इम्पोर्ट का जो कॉस्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर का, वो 12 टाइम्स हायर है देन अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। मतलब जो एक्सपोर्ट से हम पैसा कमाते हैं वो उसका कॉस्ट जो है वो कम, मतलब इंडिया का इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो 12 टाइम्स है। मतलब हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ऐसा हमें 21-22 की रिपोर्ट से पता चला। कह रहा है ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि वी नीड टू प्रमोट आर स्पेस टेक स्टार्टअप्स। ठीक है, तो मेजर जो इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट है, कार्बन फाइबर्स हैं, स्पेस क्वालिफाइड सोलर सेल्स हैं। यानी सारे के सारे मेजर इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। उसके बाद कहते हैं फ्रीइंग अप द इसरो फ्रॉम एंसिलरी एक्टिविटीज, यानी कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है कुड फ्री अप इसरो ताकि वो कोर एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर पाए। फिर हम ये भी चाहते हैं कि भैया हमारा ना सप्लाई ड्राइवन से हम डिमांड ड्राइवर बने। सैटेलाइट डेटा यूज होता है कि नहीं होता अर्बन डेवलपमेंट में? अर्बन डेवलपमेंट जब आप कोई प्लान सिटी तैयार करते हो बिना सैटेलाइट के नहीं कर पाओगे। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात है कि जो फॉरेन प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, एरिना स्पेस एक्सेट्रा है, ये सब ट्रांसफॉर्म करें बाय कटिंग कॉस्ट एंड टर्न अराउंड टाइम्स। हाउएवर जो इंडिया का प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स है हैव मेनली सर्व्ड एज वेंडर और सप्लायर गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम के तहत ही वो काम कर रहा है। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाने के लिए सेंटर को अलाउ करना होगा कि वो एंड टू एंड एक्टिविटीज स्पेस डोमेन में कर पाए। उसके बाद यहाँ बात आती है कनेक्टेड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, कि हम बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालें, प्रेसिंग चैलेंजेस को दूर करें, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, कम्युनिकेशन का हो।
तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एट है 48%। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन का कैसे जरूरत है स्पेस में। कह रहा देर आर मोर देन 200 स्पेस बेस्ड टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। कह रहा 2022 में विक्रम एस करके इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च हुआ अंडर मिशन प्रारंभ, और इसको डेवलप करा गया बाय हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस। NSAIL हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था। IIT मद्रास ने इंक्यूबेट करा स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मस को। फिर वन वेब इंडिया बेसिकली एक ऐसी पहली कंपनी है जिसने अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम इंडियन स्पेस रेगुलेटर। कह रहा है ये सारा का सारा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था। तो प्राइवेट सेक्टर से आप ऐसा मॉडल तैयार करो कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करो, क्योंकि उससे आपने देखा फायदे ही हो रहे हैं। चाहे वो आपने पहला प्राइवेट रॉकेट खोला हो, चाहे आपने NSCL के साथ मिलकर, LNT के साथ मिलकर आपने चाहे वो मेमोरेंडम साइन किया हो PSLV को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको बहुत फायदा हो रहा है। कह रहा है देखो वन वेब इंडिया क्या है, पहली ऐसी कंपनी तो है जिसने इंडिया स्पेस को रेगुलेट कर रही है वो। तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों, एक्सपर्टीज के हों, मैनेजमेंट एफिशिएंसी के हों, मिलेंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं इन प्रमोटिंग स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। कह रहा रेगुलेशन का सबसे बड़ा इशू है। कह रहा मल्टीप्लिसिटी है रेगुलेशंस की। अप्रूवल्स नीडेड फ्रॉम डॉस, इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन से चाहिए। फिर जो एब्सेंस है डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स का, वो एक मुद्दा है। इसरो बेसिकली रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों का ही काम कर रहा है, ये भी आप देखो। उसके बाद ना रिस्की नेचर है इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा। अब रिस्की नेचर कैसा है कि बहुत एश्योर्ड मार्केट नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। टेक स्पेस टेक स्टार्टअप्स पे आपको डिमांड मिलेगी ही मिलेगी। आप बात को समझ रहे हो मेरी। तो यानी कि ये एक समस्या। फिर फंडिंग की दिक्कत है ही। क्या ना इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे 5G का पता ही है उनको, है ना। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी में हाई रिस्क लगेगा, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो। अब इसी वजह से क्या दिक्कत आती है, देखो हमारे पास ना इंडिजिनस मटेरियल नहीं है, हम इम्पोर्ट ही करते हैं, हमारी कॉस्ट इससे बढ़ जाती है। तो ना इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर पहले ही अपने आप को पुल कर लेता है। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। कह रहा अगर प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेटेशन आपका बढ़ा, पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो भाई साहब फॉरेन एंटिटीज के साथ ये मिल गए ना अगर, तो पोटेंशियल इंटरफेरेंस कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये भी एक बात है। तो यानी कि देना भी है और बहुत बैलेंस तरीके से देना है, कि अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए, अपना मैनेजरियल एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, बस इतना ही। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बैलेंस करना ही पड़ेगा हमें। तो लिमिटेड टैलेंट पूल है, बच्चे नहीं है इतने, कौन करेगा, टैलेंट नहीं है हमारे पास। तो आप इस सेक्टर में जाओ, किसी को अगर कोई करियर काउंसलिंग करते हो ना, तो बताया करो भाई स्पेस में बंदे नहीं है, वहाँ पे चाहिए। स्पेस का डेब्रिस बहुत बढ़ता जा रहा है, पूरा कचरा बहुत बढ़ रहा है वहाँ पर। तो स्पेस इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। तो कह रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कौन से ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे कि स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो पाए। तो देखो की ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी इन स्पेस है, ऑटोनॉमस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसका रोल है रेगुलेट करना, प्रमोट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना स्पेस एक्टिविटीज़ को। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कमर्शियल आर्म है इसरो की, जो 1992 में सेटअप हुई, होली ओन्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसको शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी अंडर DOS में डाला गया है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, जो 2020 में स्टैब्लिश की गई, जो कि एपेक्स नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। अब की इनिशिएटिव इसमें क्या क्या लिए गए हैं वो हम देखते हैं। की इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। एंड टू एंड पार्टिसिपेशन नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज का बहुत हो रहा है। FDI भी की गई है, कह रहा 74% FDI सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की है, और 49% लॉन्च व्हीकल्स के लिए हमने रखा है। इंडिया में FDI हमने अलाउ किया हुआ है स्पेस के अंदर। हमारा जो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है वो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से बना है। कह रहा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, सैटेलाइट लॉन्चेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST एंड ऑल। अटल इनोवेशन मिशन है, ATL स्पेस चैलेंज है, जिसमें हमारा कोलैबोरेशन है इसरो के साथ, CBSE के साथ। समझ रहे हो। तो चैलेंजेस बेसिकली इनकरेज स्टूडेंट टू फाइंड एफिशिएंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अटल इंक्यूबेशन आपका सेंटर है, ये क्या कर रहा है, एम बेसिकली सपोर्ट करता है 15 से ज़्यादा स्टार्टअप वर्किंग जो स्पेस टेक वगैरह में है। तो यानी मेंटरिंग की बात की जाए तो लिस्ट ऑफ रिटायर्ड इसरो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं, जो पब्लिश किए गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि आप एक काम करो, आप ना सबसे पहले ना स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए एक एक्ट तो लाना पड़ेगा।
क्योंकि आपको ना क्लैरिटी चाहिए कि आपका फ़ोकस क्या होना चाहिए, आप कैसे चीज़ों को जो आपके सामने प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, उसको कैसे डील करोगे। तो उसके लिए एक एक्ट बना लो, ठीक है? पॉलिसी एक्ट होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर दूसरा, जो करंट वैल्यू चेन है ना, उसकी मैपिंग शुरू कर दो। उसमें आइडेंटिफ़ाई करो कहाँ टेक्नोलॉजी चाहिए, कहाँ बिज़नेस चाहिए, कहाँ अडॉप्शन चाहिए, राइट? ट्रेंड क्या चल रहा है, ग्लोबल बेंचमार्किंग कितनी है, ये सारी चीज़ें। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, एकेडमिक प्रोग्राम्स कैसे चलाने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की करनी है, इंश्योर करना पार्टिसिपेशन करना है इन स्टार्टअप्स का, इसरोस का। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है ताकि टेक्नोलॉजी वायबिलिटी गैप फंडिंग ये सारी सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन एज वेल एज योर्स एज वेल, क्योंकि आजकल सब कुछ हम, सारी जो मेहनत है हमारी, वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज 2030 इज वेरी का वेरी ऑन द, मतलब इट्स कमिंग, लाइक इट्स ऑन द वे, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट 2024 की है, याद रखना, एसडीजी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इसको लिख लो कहीं पर। यूएन दिशा यानी यूएन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इस रिपोर्ट को निकालता है। करंट स्टेटस जो एसडीजी का है, वो दिस इज द करंट स्टेज। 17% ऑन ट्रैक है, टारगेट मेट, मॉडरेट प्रोग्रेस, सारा लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है क्रॉस टारगेट बेस्ड ऑन 2015-24, वो है विद लेस देन 1/5 ऑफ टारगेट ऑन ट्रैक करे गए हैं। द वर्ल्ड इज फेलिंग टू डिलीवर एसडीजी प्रॉमिसेस को उन्होंने नहीं निभाया है। अच्छा, आगे अगर हम चलते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बैकग्राउंड समझते हैं हम सबसे पहले। बैकग्राउंड ये है कि जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो 1987 डुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में डिस्क्राइब करा गया। क्या बोला गया कि डेवलपमेंट का मतलब है जो हमारी प्रेजेंट नीड को तो मीट करे ही करे, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मतलब नीड अपनी प्रेजेंट जनरेशन की करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है? सब्सिक्वेंटली जो यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 2000 में साइन किए गए और कमिट किया उन्होंने कि हम कॉम्बैट करेंगे पॉवर्टी को, हंगर को, लिटरेसी को। तो जितने भी एमडीजी हैं जिसके टारगेट है, वो 2015 में सेट किए गए थे, मॉनिटर करने के लिए बिठाए गए थे। एसडीजी बेसिकली क्या है? ब्लूप्रिंट है टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ये ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, इनइक्वालिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, ये सारी चीज़ें। 2015 में सभी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की थी, उन्होंने क्या अडॉप्ट करा? 2030 का एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 15 इन्होंने प्लान लिए। फिर इट सेट 17 गोल्स विच इंक्लूड 169 टारगेट टू अचीव देम ऑल बाय 2030। तो यानी कि हमने कसम खाई 2015 में कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक 17 गोल हमने बनाए, और 17 गोल में हमने कहा कि इसमें हम 169 टारगेट रखते हैं और हम 2030 तक इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो प्लीज़ मेमोराइज दिस। अब देखो, चिंता का विषय तो है क्योंकि बहुत सारे एरियाज में हम लैगिंग बिहाइंड हैं। रीजंस ऑफ लैगिंग इन प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी टारगेट वो हम देखते हैं। क्या ना, कोविड-19 का पेंडेमिक आया, इसके पेंडेमिक के आने के चक्कर में क्या हुआ, हम हमारी हैम्पर कर गई। वी आर नॉट एबल टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। एसडीजी 1 हमारा अफेक्ट कर गया। अनडन रहे नियरली 10 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस जो होनी चाहिए थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, इसने एसडीजी 3 को अफेक्ट किया, एसडीजी 4 को अफेक्ट करा। अब आपसे मेरा सवाल है, एसडीजी 3 और 4 हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ, एसडीजी 3 और एसडीजी 4 हैं क्या? ठीक है, लिखना। उसके बाद इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल फ्लो, क्लीन एनर्जी वगैरह की तरफ जाना था, वो सब चला गया, खत्म हो गया। एसडीजी 7 भी। प्लीज राइट ऑल एसडीजीज, लिखो, याद करो एसडीजी जितने भी हैं आपके, राइट ऑल द एसडीजीज। 3 4 तो मैंने बोला ही, 7 भी देखो आ ही गया, तो लिखो, सारे एसडीजीज आपको पता होने चाहिए। फिर एस्केलेशन की बात हो गई। क्या ना, कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूक्रेन, गाजा पट्टी, सूडान, बिहान, सारे, तो इन सब के चक्कर में देखो कहीं भी वॉर होगी, आप मान के चलो उससे नुकसान तो होना ही है। अब नुकसान क्या हुआ? 120 मिलियन जो फोर्सिबली डिस्प्लेस पीपल थे वर्ल्ड के, उनको समस्या हो गई। फिर कह रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। कह रहे यूएनएफ ट्रिपल सी में नियरली $6 ट्रिलियन आपका बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत है क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। एसडीजी 13 अगेन इम्पैक्ट हो गया। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की अपनी समस्या है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस तो अपने तरीके से होता ही चला जा रहा है। कह रहा है आपको यकीन मानो, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई, उसने वार्न किया है। उसने कहा है कि 90% जो कोरल्स हैं वो 2050 तक चले जाएंगे, और उसका कारण ये होगा कि 1.5 डिग्री जो वार्म हो रहा है वो होता चला जाएगा हमारा ओशन का पानी।
और फिर आपका इम्पैक्ट पड़ गया, 2 डिग्री इम्पैक्ट आपके एसडीजी का 14 में आपका फ़र्क पड़ गया। अब आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट करना, क्लाइमेट चेंज को देखना, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट देखना। दिस इज़ द वर्क ऑफ आईपीसीसी। अब आईपीसीसी ने रिपोर्ट दे दी और डिजास्टर के लिए तो हम पैसे ही परेशान हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखो इस बारी एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम बारिश है। पूरे इंडिया में लगा लो, आप परेशान ही दिख मिलोगे आप। तो मेजर फ्लड, ड्रॉट, वाइल्ड फायर कह रहे 2015 से 22 तक लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज ने खाली 6.9% ग्लोबल रिपोर्टेड इकोनॉमिक लॉसेस डिजास्टर से बेचारों ने पाए। बताओ एसडीजी 1 कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। सोचो आप, प्लीज डेवलप कंट्रीज का बेचारों का 6.9% बेचारों का बहुत असर पड़ गया। अब इंडिया का स्टेटस अगर हम देखें इन अचीविंग एसडीजी, उसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है एसडीजी 3 की बात हो, 4 की बात हो, 6 की बात हो, 7 की बात हो, 9 की बात हो, तो रीजन फॉर प्रोग्रेस क्या है? टारगेटेड इंटरवेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, ये सारे के सारे स्टेटस हैं अचीविंग एसडीजी। उसके बाद में हम चलते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में यहाँ हम देखते हैं कि क्या किया जाए। देखो अब है तो परेशानी, 2030 बहुत दूर नहीं है। आप 6 ही साल में कैसे इतनी सारी चीज़ें ठीक करोगे? आपके कोई टारगेट्स मीट ही नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे देखो सबसे बड़ी समस्या जो ऑनगोइंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा। उसको रिजॉल्व कराना सभी कंट्रीज की ज़रूरत है। पता है, जो लड़ रही हैं उनके लिए भी, जो नहीं लड़ रही हैं उनके लिए भी। तो D2 कर लो, DD या D2, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी कर लो, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करो। फिर फिनेंस की बात है। देखो इक्विटेबल, रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना ना एक ज़रूरत है, क्योंकि सारी कंट्रीज इवन नहीं है एसडीजी गोल को पूरा करने के लिए, अनइवन है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है लीस्ट डेवलप कंट्रीज का कितना बुरा हाल है, डिजास्टर से वो बेचारी पहले ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहती हैं। फिर इनको इंटरनेशनल पॉलिसीज से बांधो, जैसा समिट ऑफ फ्यूचर हो, G20 वगैरह, सबको बुलाओ। कंक्रीट चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फिर क्लाइमेट चेंज के लिए कह रहा है कि अपकमिंग 2025 की साइकिल है एनडीसी की, वो चांस दे रही है कि मोर एम्बिशियस बने हम क्लाइमेट एक्शन प्लान्स के लिए। कंट्रीज ना प्रायोरिटाइज करें सबसेट ऑफ एसडीजीज को। कैसे प्रायोरिटाइज करें? अपने नेशनल प्रायोरिटीज बनाएं, कैपेसिटी देखें अपनी, आपकी इमीडिएट नीड क्या है, उस पर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक सिनर्जीज क्रिएट हो बिटवीन डिफरेंट टारगेट, जैसे एफर्ट हुआ जाए कि भाई पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, तो उसके लिए ना ऐसे ही नहीं हो जाएगा। देखो इफेक्टिव, अगर आप देखो, आप यकीन मानो, एक काम करोगे ना, एक एसडीजी फुलफिल करोगे, बाकी एसडीजीज खुद ही फुलफिल होने लग जाएंगे। कह रहा कैसे? कह रहा पॉवर्टी को इरेडिकेट के लिए एफर्ट लगाओगे, है ना, गरीबी खत्म होगी, तो बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको मिल गई एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, बच्ची को भी भेजोगे, इसको ले गए दोनों बच्चे हमारे पढ़ लिख लें, जेंडर इक्वालिटी अपने आप हो जाएगी। तो कह रहा है गो हैंड इन हैंड, सारे एक मत खाली एक लेके बैठ गए कि नहीं जी पॉवर्टी खत्म करनी है खाली, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको जरूरत है कि आप सारी तरफ ध्यान दो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है ई मोबिलिटी। इसको हम कर लेते हैं 9, 10, 11 टॉपिक कल करेंगे शॉर्ट्स के साथ। आज इसको देखते हैं ई मोबिलिटी। आपके ना एमसीक्यूज भी मैंने बना दिए हैं, कल मिलेंगे आपको। इसीलिए सारे टॉपिक्स को बहुत ढंग से रिवाइज कर लो और आंसर जरा लिख दिया करो यार। एक दो बच्चे लिखते हैं तो मुझे तो पूरा लगता है कि खाली एक दो बच्चों को ही आ रहे हैं क्वेश्चन करने। आई एम गिविंग यू एन आंसर्स एज वेल, बट उसका कुछ तो रिवर्ट करा करो। कुछ रिवर्ट नहीं करते हो यार आप लोग। तो कल से मैं आंसर देना बंद कर दूंगी, फिर क्वेश्चन दे दिया करूंगी आपको, फिर करो उसको आप। क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने आते यार आप लोगों को, क्या कर रहे हो आप ये लोग। अब ई मोबिलिटी पे हम चलते हैं। वाई इन द न्यूज़, तो कह रहा है ई मोबिलिटी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोड मैप था, उसकी रिपोर्ट रिलीज हुई। कौन करता है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि नेट जीरो टारगेट अचीव हो पाए। अब हम ना न्यूज़ में चलते हैं, न्यूज़ में क्या है। देखो रिपोर्ट ने हाईलाइट करा टेक्निकल एरियाज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि हम आत्मनिर्भर बन पाए और ना ग्लोबल लीडर की तरह हम बाहर आ सकें। अब प्रपोज R&D रोड मैप क्या है? कह रहा है एनर्जी स्टोरेज सेल है, ईवी एग्रीगेट्स है, मटेरियल रिसाइकलिंग है, चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग है। ये सारे के सारे रोड मैप हैं जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ई मोबिलिटी की ज़रूरत क्यों है कंट्री में। देखो स्टेटस तो आपको ई मोबिलिटी का मिल ही गया कि लेस देन 1% जो टोटल व्हीकल सेल है कॉन्ट्रीब्यूटेड, वो कौन कर रहा है?
ई व्हीकल कर रहे हैं। ईवी इंडस्ट्री, इसमें आपको ग्रोथ कितनी चाहिए? 47% बाय 2030। रिक्वायरमेंट क्यों है ई मोबिलिटी की कंट्री में? तो पहली रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। कह रहा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट करे एस्टिमेटेड 142 मिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन एनुअली। कह रहा ध्यान से समझो, कह रहा ट्रांसपोर्ट की वजह से ना आप ये समझो 142 टन CO2 मतलब आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, जिसमें से 123 मिलियन टन रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आता था। कह रहा हमने क्यों ई व्हीकल लेकर आए हैं हम? ई रिक्शा देखते हो आप, है ना, ई ऑटो देखते हो, गाड़ियां भी आजकल आप देख ही रहे हो ग्रीन वाली आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि हमें पता चला यार कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हो रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर कह रहा है देयर विल बी अ रिडक्शन इन इमिशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे मेजर कॉज थे रिस्पेक्ट रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। फिर अलाइनमेंट विद ग्लोबल कमिटमेंट सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पंचामृत क्लाइमेट एक्शन प्लान, COP26 ग्लासगो, ये सारे के सारे अलाइनमेंट की जरूरत है। इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की जरूरत है। कह रहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर समझो 18% टोटल एनर्जी कंजम्पशन इंडिया में अकाउंट करता है। दिस डिमांड इज बीइंग मेट मोस्टली थ्रू इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। तो ट्रांजिशन जो ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इससे वॉलेटाइल इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वनरेबिलिटी रिड्यूस करनी हमारी ज़रूरत है। अब एक्सपोर्ट का पोटेंशियल अगर हम देखें तो इंडिया का वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी कैन बी चैनलाइज्ड। फिर जॉब क्रिएशन में देखा जाए तो 10 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करो, 50 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करो, और मेंटेनेंस कॉस्ट को लो करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब ये कहता है क्या क्या चैलेंजेस होने चाहिए इन ट्रांजिशनिंग टू ई मोबिलिटी। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें दूर करने की ज़रूरत है? तो वेरी फर्स्ट चैलेंज इज हायर कॉस्ट। कह रहा जो ई व्हीकल्स है ना टेंड टू हैव अ हायर अपफ्रंट कॉस्ट compared to conventional internal combustion engine. Expensive batteries contribute higher initial cost of EV. एक्सपेंसिव बैटरी होगी तो उससे ई व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट हाई हो जाएगी, ये समस्या है। सेकेंड समस्या है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 2000 चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में ज़रूरत है, नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला। जो स्कार्सिटी है चार्जिंग स्टेशंस की, जिसकी वजह से रेंज एंजाइटी आती है। ध्यान से सुनना, इतना आसान नहीं है। माना कि ई मोबिलिटी से हमारी इन्वायरमेंट की समस्या तो दूर हो रही है, लेकिन एक तो इसकी कॉस्ट बड़ी महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, बैटरी एक्सपेंसिव होती है इसकी। फिर मैंने आपको क्या बताया, चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 2000 हमने इंडिया में बनाए हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट द्वारा पता चला है, लेकिन जो स्कार्सिटी है ना चार्जिंग स्टेशन की, उससे रेंज एंजाइटी आती है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रेंज एंजाइटी। रेंज एंजाइटी का मतलब है कि व्यक्ति को ड्राइव करते वक्त ये डर लग जाए कि अगर उसकी पावर खत्म हो गई, चार्जिंग खत्म हो गई, डेस्टिनेशन तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। फिर क्या करोगे? मान लो आप ना दिल्ली से गोवा गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, ई व्हीकल है आपके पास, बीच में ऐसी ऐसी जगहें आई जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन थे नहीं, क्या करोगे आप? रेंज एंजाइटी आ गई। तो वही आती है। तो रेंज एंजाइटी का मतलब यहाँ पर साफ लिख रहा है कि ईवी ओनर ड्राइवर को ये लगने लग जाए कि भाई डिस्टेंस कैसे कवर होगा। फिर क्लीन एनर्जी की लैकनेस तो है ही। ट्रांजिशन जो है, मानना कि आप ई व्हीकल पे चले गए हो लेकिन ये फुल्ली सस्टेनेबल नहीं है। कोल, लिग्नाइट, ये सब 50% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। स्टैंडर्डाइजेशन की दिक्कत है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं बहुत अलग अलग बैटरी केमिस्ट्रीज को। ई वेस्ट का मैनेजमेंट है, 90% जो यूज बैटरीज हैं इधर जो प्रोसेस की जा रही है ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री द्वारा, है ही नहीं, गार्बेज डंप वगैरह। इंडिया रैंक करता है थर्ड इन ई वेस्ट जनरेशन आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट ने बताया ये। फिर कॉम्प्लेक्सिटी है, वल्नरेबल सप्लाई चेन है। ई मोबिलिटी वैल्यू चेन जो है हेविली वो इम्पोर्ट ऑफ की एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है। कोबाल्ट है, लिथियम है, निकल है। लिथियम रिसोर्सेज बेसिकली लिथियम ट्रायंगल्स पर है। लिथियम ट्रायंगल का मतलब है ABC।
एबीसी बोले तो लिथियम ट्रायंगल कहाँ-कहाँ है लिथियम सबसे ज़्यादा? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं फॉर प्रमोशन ऑफ ई मैन्युफैक्चरिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो गवर्नमेंट कैसे इसको कर रहा है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आपका कौन सा वाला है, प्रमोशन स्कीम के बारे में बात आती है। अब यहाँ ये कह रहा है इसके लिए क्या करो आप, इसके लिए आप सबसे पहला काम ये कर सकते हो कि आप इसके लिए एक काम करो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो है ना, उन्हीं द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसमें आप सबसे पहले काम करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर बेसिकली बात क्या आ रही है? बात यहाँ पर ये आ रही है कि देखो पीएलआई स्कीम के साथ एक तो जोड़ दो, प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो है ना हमारी ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट वाली उसके साथ। फिर पीएलआई जो स्कीम है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर एडवांस्ड आपके इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि बैटरी का प्राइस डाउन हो जाए। फिर आपको ज़रूरत है फेम की। फेम इंडिया का मतलब क्या है? फास्टर एडॉप्शन हो और मैन्युफैक्चरिंग हो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। फिर आप क्या करो, एक काम ये कर दो, रैशनलाइज़ कर दो जीएसटी को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्रॉम 12% टू 5%, चार्जिंग स्टेशंस को 18% टू 5%। फिर आपको ये भी करना होगा, यू शुड प्रमोट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाइडलाइंस वगैरह को तैयार करे। स्टेट कुछ इनिशिएटिव ले, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यूपी है, वो लॉन्च करें। कुछ और ये हो सकता है कि नेशनल जो इलेक्ट्रिक आपके मोबिलिटी वाला प्रोग्राम है, हमने तो ईवी 30 या 30 करा भी है, तो हम ये सारे काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव हमारा यही लिया गया है, लेकिन देखो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ना जो स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्री की है ना, उसने एक बड़ा अच्छी बात कही अभी। क्या बोला कि ना प्रमोशन करो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंट्री में, भाई नया कॉन्सेप्ट है, करना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कुछ रिकमेंडेशन बोली, क्या बोला? फॉर्मुलेटिंग बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग पॉलिसी, यानी जो बैटरी स्वैपिंग है, इसमें आपका क्या होगा? स्विचिंग आउट अ डिप्लीटेड बैटरी फॉर अ फुल्ली चार्ज्ड वन। क्या करना है? ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ, जैसे हमने कहा ना कि भाई बैटरी चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा तो क्या होगा? तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें आप क्या कर दो, बैटरी को स्वैप कर दो। जो बैटरी खत्म हो गई है उससे दूसरी बैटरी लगा दो। ताकि आपकी वो समस्या तो हल हो जाए कि भैया दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, रेंज एंजाइटी ना आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर इसी के बाद यहाँ पर बात कह रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आएँ ताकि वो कॉमन स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान लगाएँ, सेटअप कर लें ऐसा, चार्जिंग स्टेशन को इंसेंटिवाइज़ करें, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला हो, इन सबको। फिर डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। फिर कहता है फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कह रहे इसके लिए पता है क्या करो? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर दो। आप देखो कहाँ-कहाँ पे सेक्टर की, किस सेक्टर की कितनी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से आप उधारी, लेंडिंग ये सब शुरू कर दो। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, एलोकेट जब ज़्यादा फंड करोगे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो कि ई बसेस वगैरह रिलाय करती है ना, तो उसको करो आप। वाइब्रेंट सप्लाई चेन मैकेनिज्म, यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले जिससे हमारा लिथियम का एक्सट्रैक्शन जो है ना, वो एक्सेलरेट हो, बढ़े। समझ रहे हो आप? ढूँढने चले हैं हमें ऐसे वाइब्रेंट, ताकि हमारी सप्लाई चेन को दिक्कत ना आए। बात समझ रहे हो? सप्लाई चेन एकदम स्मूथ चलनी चाहिए। यहाँ पर रिसोर्स की ज़रूरत है, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ फिनिश बन गया गुड। सारा एकदम सप्लाई चेन एकदम स्मूथ चले आपकी, ऐसा काम आपको करना है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी। 3 टॉपिक आपके ये वाले रहते हैं, शॉर्ट्स रहते हैं, वो हम कल कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ। आज इतना ही रिवाइज़ कर लो, ठीक है? चलो जी, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू